तो हमसे बोले वो नारायण जरा अंदर आइए। मैं अंदर जाऊंगा, सामने अलमारी में वो पुस्तक रखी है, 5वीं पुस्तक, वो हमको दीजिए। मैं पुस्तक उठाऊंगा, ऐसे उनके कदमों के पास रखूंगा और बाहर चला जाऊंगा। देखते नहीं थे, चेहरे पे निगाह डालने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक सड़क के किनारे भिखारी कोई पड़ा हो जो एक दाने का मोहताज हो, जिसके ऊपर पूरे शरीर में कपड़ा ना हो, मैं उसको ले आऊं और उसको बढ़िया बिरयानी खिलाऊं, बढ़िया सूट पहनाऊं और एक होटल के 5 स्टार होटल के कमरे में उसको ले चल के बैठा दूं, बाबा तुमको जो खाना पीना हो मैं सब तुमको दूंगा, तुम बस यहीं आराम से रहो। कितने दिन रहेगा वो? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन? आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप हो सकता है 15 दिन रह जाएं। उसके बाद ये व्यक्ति 40 साल तक बंद कमरे में रहा है। पूरी तरह से सच है ये। और अयोध्या जैसी जगह पे आके उनका शरीर छोड़ना, ये भी आपने बहुत बड़ी बात है। ये पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, उनके फॉलोअर्स थे। एक वही व्यक्ति हैं जो कि इनकी डेथ के बाद आज तक जिनको लोग पूजा करते हैं। भगवान जी के इतना करीब होने के नाते मैं एक बात तो जानता हूं कि अगर भगवान जी ने कभी सोचा होगा कि मेरा राज दुनिया के सामने आए, हो सकता है ये सोचा हो भाई कोई कुणाल साहब के माध्यम से आए या किसी के माध्यम से आए, तो ये चीज दुनिया के सामने आएगी, वरना हम आप लाख सर पटकते रह जाएंगे, ये चीज गुमनामी के अंधेरे में ही रह जाएगी। भगवान जी उनका नाम था, भगवान नहीं थे वो, दोनों में फर्क है। भगवान राम भी आए यहां पर, लेकिन वो भी एक उम्र लेके आए थे, अमर होके नहीं आए थे। उन्होंने भी अपना अंतिम जो समय था तारघाट पर ही उनका उन्होंने जल समाधि ली थी। तो चाहते तो भी इतना 100, 150, 200 साल तक जीवित रहते, लेकिन जब इंसान के रूप में आए हैं तो इंसान के रूप में जाना भी है उनको। उत्तर प्रदेश फैजाबाद, भगवान जी गुमनामी बाबा মহারাজ যে নামেই বলি না কেন, এই ফৈজাবাদের ইতিহাসের সঙ্গে এই নাম জুড়ে রয়েছে। একটা সময় বহু মানুষ তাকে বহু নামে ডাকতেন, আসলে বহু মানুষ তার সম্পর্কে জানতেন না। খুব সামান্য কয়েকজন যারা জানতেন, তাদের মধ্যে আজকে হয়তো অনেকেই নেই। কিন্তু এই অযোধ্যা বা ফৈজাবাদের একেবারে শেষ সময়, ফ্রম 1982 টু 1985 যেখানে তিনি ছিলেন, আপনারা জানেন সেটা ছিল সেই রাম ভবন। আজকে আমি সেই রাম ভবনে বসে রয়েছি। আর এই রাম ভবনের আমার সঙ্গে যিনি রয়েছেন, এই রাম ভবনের মালিক मिस्टर शक्ति सिंह। नमस्कार सर, हम उनके टाइम देने के लिए। शक्ति सिंह जी यहाँ के ठाकुर हैं, यहाँ के बहुत जाने माने व्यक्तित्व हैं, यहाँ के पॉलिटिक्स के साथ भी ये हैं और समाज सेवा के साथ भी ये युक्त है। शक्ति सिंह जी के जो फादर थे वो इस बारे में और भी बहुत कुछ जानते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जो शक्ति सिंह जी से आज जानना है हमें। सर, पहले तो हमें टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत दिनों से आपके साथ बात हो रही थी। भगवान जी के बारे में जो लोग पूछते हैं, और आज फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, बुक्स, इससे बहुत सारे लोगों को पता चल, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, लेकिन आज एकदम डिटेल में आपके साथ जानना चाहेंगे कि भगवान जी यहाँ पे फैजाबाद में कैसे आए, आपके पास इसके बारे में जानकारी क्या थी? शुरू में ये बात है करीब 92 के लास्ट की, सॉरी 82 के लास्ट की बात है ये। डॉक्टर आरपी मिश्रा यहाँ रहा करते थे, जो हॉस्पिटल में सिविल सर्जन थे यहाँ पर। वो रिटायर हो गए थे, तो वो उनको लेके मेरे पास आए थे। अच्छा। और उन्होंने बताया था कि मेरे ग्रैंडफादर हैं और ये अयोध्या में रहते हैं और देखभाल सब हम लोग करते हैं इनकी, तो हम चाहते हैं वो कहीं फैजाबाद में रहने लगे अगर वो, तो देखभाल करने में हमको आसानी होगी उनकी, क्योंकि हम लोग भी यहीं बगल में हॉस्पिटल के पास रहते हैं। तो एक बात मैं आपको और बताऊंगा, इस बारे में बात करने के पहले, क्योंकि हम भगवान जी के काफ़ी करीब रहे और हमको उनके सानिध्य में आने का मौका कई बार मिला, लगातार मिलता रहा मुझको, कि उनके बारे में कुछ भी चर्चा करने के पहले उनकी स्पिरिचुअल पावर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्यों कुछ भी होता, आज आप मेरे सामने बैठ के मेरा इंटरव्यू करने आए हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं से
कहीं ना कहीं से इसके पीछे भी भगवान जी का हाथ है, मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ। क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हुई हैं शुरू में जब यहाँ रहते रहे तब से लेकर उनके जाने के बाद से लेकर आज तक, जिसको मैं यही मानता हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई उनकी गुमनामी बाबा या भगवान जी में वो ताकत है जो आज उन चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर रही है। तो इसलिए जब वो आए डॉक्टर मिश्रा मेरे पास, बोले कि हाँ मेरे ग्रैंडफादर है, ऐसा ऐसा है, वहाँ रहते हैं, तो मैंने पूछा उनसे कि भाई आपके ग्रैंडफादर तो उनको अपने पास आप क्यों नहीं रखते हैं, अयोध्या में क्यों रहते हैं? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने संन्यास ले लिया है, अब वो घर में नहीं रह सकते, अब वो कहीं घर के बाहर ही रहेंगे। इस नाते आपका घर चूंकि पास में है तो मैं चाहता था कि अगर आपके घर में पीछे कोई आउट हाउस मिल जाए आपका तो वहाँ उनको मैं रख दूँ। यहीं से उनकी स्पिरिचुअल पावर जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ उसने काम करना शुरू कर दिया था। जैसे एक बार भी बिना कुछ पूछे समझे मैंने हाँ कर दिया। ये तो बाद में जब भगवत जी नहीं रहे उसके बाद उनके सामानों की इन्वेंट्री जब बनने लगी तब तमाम चीजें सामने इस तरह की आई कि इतना आसान नहीं था उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट होना, क्योंकि उनके साथ बहुत से सामान रहते थे। उन सारे सामानों को लेकर शिफ्ट करना इतना आसान नहीं था। तो जहां उनको जब जाना होता था, कहीं स्थान परिवर्तन करना होता था, तो पहले उनके जो शिष्य लोग थे वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से स्थान को चयनित करते थे पहले, और सबका डिटेल इनके पास आता था कि ये घर है, इनका घर है, यहाँ पर है, स्थित है, इसके पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, तमाम चीज़ें जो होती थी ये उसमें लिखी जाती थी और उनके बाद उनको दिया जाता था। वो तब वो डिसाइड करते थे कि इनमें हमको कहाँ जाना है। अच्छा, ये किसी और के ऊपर निर्भर नहीं था कि हाँ उनको लाके कहीं भी रख दे, वो ये उन्हीं के ऊपर निर्भर था कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। अच्छा, इस तरह से डॉक्टर मिश्रा से जब आए वो पहली मुलाकात में मुझसे उन्होंने कहा ऐसा ऐसा, मैंने कहा ठीक है ले आइए। ओके, ये फाइनल हो गया, ये बात हो गई उनकी कि हाँ उनको आना है यहाँ पर। फिर उसके बाद कमरे का व्हाइट वॉश वगैरह हो गया और फिर बहुत ही धीमे धीमे, जैसे 2 दिन बाद कभी 4 गमले आ गए, फिर 2 कुर्सियां आ गई, फिर एक तख्त आ गया, फिर 2 बक्से आ गए, फिर 2 गमले आ गए। इस तरह धीमे धीमे करीब 2 महीने तक जो है उनका सामान एक करके आता रहा वो। और करीब 2 महीने बाद एक दिन मालूम पड़ा कि सब रात में व्हील चेयर पे 2 लोग उनको अपने साथ ले आए और वहां पर पहुंच गए। वो कहाँ से आए इस समय? अयोध्या से आए थे वो, ब्रह्मकुंड से। ये मुझको बताया कि अयोध्या से आए। उस समय आखिर में हमारे आने के पहले वो लखनऊ मंदिर में रहते थे। अच्छा, हाँ हाँ। तो एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये बात आपके सामने कब आई कि जब ये बहुत सारी बात चल रही थी कि वो सुभाष चंद्र बोस हैं और यहाँ पे साधु के बीच में रह रहे हैं, आपकी उम्र भी तब बहुत ही कम थी, तो ये आपने पहली बार कब सुना? क्योंकि आपके घर में ही वो रह रहे थे। नहीं, ये तो उनके आने के 6 महीने के अंतराल पे ही, 6 महीने के बाद ही मुझको तमाम लोग अयोध्या से आने लगे पता करने के लिए कि भाई वो एक यहाँ कोई बाबा कोई आए कि आप कहाँ रह रहे हैं, उनसे मिलना है या कौन है, आप उनको जानते हैं। तो ये मरबरिंग तो एक तरह से जैसे लखनऊ कोठी में थे वहाँ पर भी, इसके पहले जब ब्रह्मकुंड के पास थे वहाँ पर भी, जहाँ कुछ दिन रह जाते थे वहाँ ये मरबरिंग शुरू हो जाती थी कि नेताजी हैं ये। तब वो धीमे धीमे अपना स्थान बदल देते थे। फिर वो जब ज़्यादा, तो यहाँ आने के 6 महीने बाद ही लोगों ने, अच्छा ये बात वहाँ भी किसी को नहीं मालूम हो पाई कि यहाँ से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। अच्छा। इतना साइलेंट वे में काम होता था कि किसी को इसकी भनक भी नहीं लग पाती थी कि स्थान परिवर्तन कर रहे हैं अपना ये। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद धीमे धीमे 6 महीने लग गया लोगों को जानकारी मिलते मिलते कि वहाँ से अभी यहाँ आ गए हैं। तब धीमे धीमे लोगों ने आना शुरू किया, तो उन तक तो जाना किसी के लिए संभव नहीं था। तो जो लोग मुझसे मिलते गए वो बताते गए इस बात को कि हाँ भाई जो आप यहाँ रह रहे हैं उनके बारे में पता कीजिए, कौन है, कैसा कैसा क्या है। आपने सामने से कभी देखा उनको? जी, आपने सामने से? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं देखा? कभी नहीं, क्योंकि वो देखने नहीं गई? नहीं, ऐसा नहीं कोई मना कर रखा था। देखिए मैंने कहा यह तो उनकी स्पिरिचुअल पावर, उनके प्रति श्रद्धा और एक डर, 3 चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से, जैसे वो कमरा आपको मैं भी दिखाऊंगा जहाँ वो रहते थे, उस कमरे के बाहर हम बैठे हुए हैं, वो कमरे में है, कुछ काम होगा तो बुलाएंगे वो। जैसे अच्छा उनके पास जो लोग भी आते थे सबका कुछ ना कुछ नाम रख देते थे वो। अच्छा। उनके अपने नाम से कभी नहीं बुलाते थे। जैसे मेरा नाम उन्होंने रखा था नारायण। अच्छा, तो हमसे बोले वो नारायण जरा अंदर आइए, मैं अंदर जाऊंगा। सामने अलमारी में वो पुस्तक रखी है, 5वीं पुस्तक, वो हमको दीजिए।
मैं पुस्तक उठाऊंगा, ऐसे उनके कदमों के पास रखूंगा और बाहर चला जाऊंगा। देखते नहीं थे? चेहरे पे निगाह डालने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। अच्छा, ये उनकी, यही मैं कह रहा हूं, ये उनकी स्पिरिचुअल पावर भी हो सकती है, एक डर हो सकता है, एक श्रद्धा हो सकती है। अच्छा, उनके अगर स्वभाव के बारे में थोड़ा पूछेंगे, कैसे बर्ताव थे उनके, कैसे बात करते थे? बहुत रागी किस्म के थे क्या, या कम बात करते थे? नहीं, उनके पास जाते थे तो हम लोग की इच्छा है, जो लोग उनसे मिलने जाते थे वो ज्यादातर यही होती थी कि वो बोलते रहे, हम सुनते रहे। क्या बोलते थे? क्योंकि उस लेवल पे बात करने का, देखिए उनका कोई वो नहीं था कि क्या बात करेंगे, वो कुछ भी बात कर सकते थे। वो किसी भी फील्ड में, जैसे कहते ना कि मास्टर ऑफ ऑल, उनको हर मतलब पनडुब्बी के, मशीनरी के बारे में, हिमालय पे जो गाड़ियां जाती हैं उनमें पेट्रोल का और डीजल का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस जगह पर कौन सी चीज किस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए, फौज में स्टोव कौन सा यूज किया जाता है बहुत ऊंचाई पे जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती वहां जलने के लिए, पेन के बारे में, मतलब किसी भी चीज के बारे में आप उनसे चर्चा करना शुरू कर दीजिए। एंडलेस टॉपिक मतलब हुआ करता था उनका वो। अच्छा, यहाँ पे जो आते थे संतोष भट्टाचार्य, दुलाल नंदी, उन लोगों के साथ कभी आपका बात हुआ? देखिए, उनसे मिलने जो टीम आया करती थी 23 जनवरी को, और जो आपके बंगालियों का एक होता है दुर्गा पूजा का, 2 मौके पर उनके पास मिलने के लिए 10-12 या 8 आदमी कह लीजिए, 8 आदमियों का एक ग्रुप आता था, वहां से लोग आते थे। अच्छा, कलकत्ता से। बाद में जाके मालूम पड़ा कि जो लोग आते थे, जब चीजें खुलने लगी तो जो आजाद हिंद फौज की जो उनकी जो खुफिया विंग थी उसके सब वो पदाधिकारी थे, जैसे डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय थे, आशुतोष काली थे, सुनील दास गुप्ता थे, अभिनव बैनर्जी थे और सुनील गुप्ता थे। ये सब लोग जो हुआ करते थे, ये लोग उस समय जो इनकी खुफिया विंग के जो चीफ हुआ करते थे, ये वो लोग थे जो उनसे मिलने साल में 2 बार आते थे। अच्छा, यानी साल में 2 बार ही आते थे। और लोकल्स का इतना लोकल में तो बस कहा ना कि कुछ ही लोग थे, 4 से 8 लोग थे लोकल के, जो उनसे, उन्होंने कभी अपना क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश नहीं की। वही 4 से 8 लोग थे जो उनसे, जिनसे मिलने की उनको परमिशन थी, वही लोग उनसे मिलते रहते थे। शत्रु सिंह जी, आज इस बारे में इतना बात छिड़ी जाती है, आज इतना इन्वेस्टिगेशंस, बुक्स, रिसर्चेस, लेकिन उन दिनों में क्या लोगों को ऐसा नहीं लगा कि इसके बारे में सामने आना चाहिए, या भगवान जी नहीं चाहते थे इसलिए सब चुप रहे? देखिए, एक बात मैं आपसे फिर बता दूं, ये बात मैंने हर चैनल पे कही है आपके, कि भगवान जी के इतना करीब होने के नाते मैं एक बात तो जानता हूं कि अगर भगवान जी ने कभी सोचा होगा कि मेरा राज दुनिया के सामने आए, हो सकता है ये सोचा होगा भाई कोई कुणाल साहब के माध्यम से आए या किसी के माध्यम से आए, तो ही चीज दुनिया के सामने आएगी, वरना हम आप लाख सर पटकते रह जाएंगे, ये चीज गुमनामी के अंधेरे में ही रह जाएगी। मुझे एक चीज इतने सारे सालों से देख के लगा कि भगवान जी खुद नहीं चाहते सामने आना। अगर उनकी कुछ बातों को पकड़ लिया जाए तो वो कहते थे कि मेरा सामने आना देश हित में नहीं है, और स्पेशली अगर हम सामने आए तो बहुत सारे देशों के साथ जो दोस्ती है वो ख़त्म हो जाएगी, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे नेता हैं उनके पोल नहीं, यानी उनको भी दिक्कत आ जाएगी, इसलिए देश हित में नहीं है आना। ये जो उनके अंदर का जो रवैया एक है, वो पहले से ही तो अपने पूरा जीवन दे दिए देश के लिए, आम इंसान के लिए, तो लेकिन बाद में आपको कहीं पे लगा कि वो सबसे दूर रहना चाहते, क्योंकि उनके दिल में कहीं भी जो अभिमान हम लोग कहते हैं ये है। देखिए, एक वाकया आपको बताता हूं मैं। जब मुखर्जी कमीशन बना था, तो मुखर्जी कमीशन बनने के बाद ये कमीशन कई मुल्कों की यात्रा कराया, देश में कई स्थानों पर गया, और मुझको लग रहा था कि मैं इतने दिनों से प्रयासरत था एक कमीशन बनने के लिए कि जैसे ही कमीशन बनेगा वो सीधे अयोध्या आएगा। तब मैंने इनसे फोन किया, फिर इनसे बात किया मैंने मुखर्जी साहब से, बड़ी मुश्किल से तो इनसे बात हो पाई, और बात होकर मैंने एक काम कहा, सर पूरे ब्रह्मांड में अगर नेताजी से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे तो केवल फैजाबाद की ट्रेजरी मिलेंगे। अच्छा। बाकी आप पूरी दुनिया घुमाइए, आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए एक बार अपने अभियान में आप अयोध्या को भी शामिल कीजिए, फैजाबाद को भी शामिल कीजिए।
तो उन्होंने अपने सिस्टम स्टार पे पांजा थे, उनको भेजा फैजाबाद। फैजाबाद आया, मुझसे मिले, मैं उनको लेके गया ट्रेजरी में, यहाँ पर जहाँ की उनकी भतीजी ललिता बोस के आदेश पे सारा सामान रखा हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर। तो उन सामानों को देखा उन्होंने, पांजा साहब ने, और उनको देखते ही मतलब फिर उनके मुंह से आवाज नहीं निकली कुछ। वो सीधे उन्होंने रात में बात किया मुखर्जी साहब से कि साहब यहाँ तो भरा पड़ा है, मतलब इतनी चीजें हैं कि मैं आपसे क्या बताऊं। फिर मुखर्जी साहब ने कैंप किया फैजाबाद आके, यहाँ पर 14 दिन यहाँ रहे। वो सारे लोगों को इंटरव्यूज दिए उन्होंने, सामानों को चेक किया, और करीब 900 सामान निकाल के यहाँ से अपने साथ वो जांच के लिए वो ले गए वो। तो मुखर्जी साहब की इंटरव्यू जब उन्होंने यहाँ पे कैंप खत्म करने के बाद फिर वो कलकत्ता में चल रहा था, तो मुझको उन्होंने बुलाया एक बार। मैं कलकत्ता गया तो उस दिन वहाँ पे हियरिंग चल रही थी, कोई बाहर से आर्मी के कोई रिटायर्ड ऑफिसर थे, उन्होंने जो हैंड राइटिंग्स थी उसकी जांच कराई थी कोई उसके लंदन के किसी लैब से। अच्छा। तो वो उनका उस दिन इंटरव्यू था, और उन्होंने इस बात को कहा कि साहब यहाँ पे क्या जांच हो रही है क्या नहीं हो रही मुझको नहीं पता है, लेकिन मैंने यहाँ के जो प्राइवेट लैब है जिससे गवर्नमेंट, जहाँ की गवर्नमेंट है मतलब वहाँ के उसके लंदन, वहाँ के इंग्लैंड की, वो चीज़ों के फॉरेंसिक जांच जहाँ से कराती है, मैंने वहाँ से जांच कराई है। उन्होंने कहा है कि साहब हैंड राइटिंग जो है ये 100% मैच करती है। अच्छा। तो आप कमीशन का क्या रिजल्ट होगा मुझको नहीं पता, लेकिन मैं अपने आप से 100% कन्फर्म हूँ कि साहब जिसकी हैंड राइटिंग मिल रही है और वो व्यक्ति 1985 तक जिंदा है, तो व्यक्ति कौन हो सकता है ये मैं जानता हूँ। उस दिन उनका इंटरव्यू था, इंटरव्यू हो गया, मैं पहुंचा लगभग 3 बजे के लगभग वहां पर। तो वहां कुछ पत्रकार लोग बैठे थे बाहर, तो उनको जैसे ही मालूम हुआ कि मैं आया हुआ हूं, बहुत नाराज थे मेरे ऊपर से वो लोग, और एक तरह से मुझे उन्होंने गालियां देना शुरू किया। मेरे समझ ही नहीं में कि ये मुझसे इतना नाराज क्यों आखिर है। फिर मैंने मुखर्जी साहब से कहा कैसा ऐसा है कि आपके बाहर कुछ पत्रकार 20-25 बैठे हैं, वो नाराज लग रहे हैं कुछ, तो जरा मैं उनके साथ एक कप चाय पीना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ नाराज क्यों है। तो मुखर्जी साहब ने कहा ठीक है बैठे, मैं व्यवस्था कराता हूँ। शाम को जब उनका 4:30 बजे के लगभग जब कोर्ट खत्म हुआ उनका, तो उन्होंने ये बात कही कि हाँ भाई ये सिंह साहब आपके साथ बैठ के कब चाय पीना चाहते हैं, आपको जो भी पूछना है इनसे पूछ लीजिए। तो वो नाराज मेरे ऊपर इसलिए थे, उनका ये कहना था कि साहब नेताजी शेर था। अच्छा। नेताजी इस तरह से बंद कमरे में चोरों की तरह से नहीं रह सकते थे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। फिर इसका मैंने उनको जवाब दिया था, हमने कहा कि जब नेताजी शुरू में, आपको पता होगा 11-12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में एक बार चले गए थे हिमालय पर। बोले हाँ साहब बिल्कुल पता है। हम कहा उस समय उन्होंने संन्यास लेने के बाद सोची थी उस उम्र में? बोले आप सब सोची थी। हम कहा जब देश की आज़ादी की लड़ाई में वो आए तब उनके समाज ने कहा, उनके घर वालों को कहा कि भाई कुछ नहीं कर सकता, इस नाते नेतागिरी कर रही है। तो इस पे उनके घर वालों ने उनको बैरिस्टर बनने के लिए लंदन भेजा। ये वहाँ गया, उन्होंने बैरिस्टरी की वहाँ से, और उसके बाद ICS का एग्ज़ाम दिया जिसमें ऑल इंडिया उनकी 4th रैंक आई थी। ऐसा है? बोले हाँ साहब है। हम कहा उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने नौकरी नहीं किया। हम कहा ऐसा नहीं था। उन्होंने दुनिया के सामने अपना सर्टिफिकेट जो उनको मिला था उसको फाड़ा और कहा देखो मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीवन का मकसद है भारत माँ की आज़ादी। ये मैंने इसलिए किया था कि ये मालूम हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मेरे जीवन का जो मतलब है वो है भारत माँ की आज़ादी। ये कोई आम आदमी कर सकता है? तो सब चुप हो गए। हम कहा पत्रकार हैं, आपको कहा जाता है कि आप लोग एक बुद्धिजीवी वर्ग है, आपको सारी सुविधाएं दी जाएं, जो खाना हो, जो पहनना हो, जैसे रहना हो, जो भी एक ह्यूमन डिजायर है आपकी, मैं सब पूरी करूं, और आपसे कहूं कि आप एक बंद कमरे में रह जाइए। आप कितने दिन रह सकते हैं? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन? एक सड़क के किनारे भिखारी कोई पड़ा हो जो एक दाने का मोहताज हो, जिसके ऊपर पूरे शरीर में कपड़ा ना हो, मैं उसको ले आऊं और उसको बढ़िया बिरयानी खिलाऊं, बढ़िया सूट पहनाऊं, और एक होटल के 5 स्टार होटल के कमरे में उसको ले चल के बैठा दो, बाबा तुमको जो खाना पीना हो मैं सब तुमको दूंगा, तुम बस यहीं आराम से रहो। कितने दिन रहेगा वो? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन? आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप हो सकता है 15 दिन रह जाएं। उसके बाद ये व्यक्ति 40 साल तक बंद कमरे में रहा है, जिसके लिए आज मैं यहां पे आया हूं कलकत्ता में। 40 साल तक
अपने आप को समाज से छुपा के रखना, बंद कमरे में रखना, क्या किसी आम आदमी के बस की बात है? एकदम साइलेंट, बिल्कुल एक जवाब किसी के पास नहीं था। कुछ लोग उसी में बैठ कर रोने लगे वहां पर, बोले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये किसी के बस की बात नहीं है, एक आम आदमी के बस की तो बिल्कुल ही बात नहीं है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये तो देखिए प्रमाण तो अलग छोर है, लेकिन उनके पास जो आर्टिकल्स मिले हैं, जिसको ललिता बोस ने आइडेंटिफाई किया था कि हाँ ये मेरे काका का सामान है और सब चीजें उन्होंने बताई थी, उन सारे सामानों उसमें आपको सुभाष का एस कहीं नहीं मिलेगा। सारे सामानों में कोई लेटर किसी का संबोधन सुभाष नाम से नहीं है, नेताजी नाम से नहीं है, लेकिन घुमा फिरा के हर चीजों का मतलब कहीं ना कहीं से नेताजी से है। फोटोग्राफ्स वगैरह कहां से मिले, आपको क्या लगता है? फोटोग्राफ वगैरह सब उन्हीं के कमरे से निकले। तो जब ललिता बोस आई थी तब उन्होंने सामने देखा तो वही सब फोटोग्राफ और लेटर्स और उनके जो एक असिस्टेंट रिपोर्ट थी जो उनके फादर ने लिखी थी सुरेश चंद्र बोस ने, वही सब देख के तो शॉक्ड हुई थी वो। बहुत लोग ये पूछते हैं कि देखिए नेताजी अगर रशिया वहां पे गए होंगे और वहां से अगर तिब्बत और चीन होके यहाँ पे, नेपाल होके यहाँ पर आए होंगे उत्तर प्रदेश में, तो इतने सारे सामान उनके साथ कैसे आ गया? और जो सामान तो धीरे धीरे बढ़ते गया उनके पास ना, सारा सामान एक साथ तो था नहीं, सामान तो धीरे धीरे बढ़ते गए उनके पास। इतने सालों से 40 सालों से 35-40 साल से रह रहे थे। शुरू में उनके पास 2 बॉक्सेस रहे होंगे, उसके बाद धीमे धीमे और सामान बढ़ते गए। 2-3-4 बॉक्सेस भर के तो न्यूज़पेपर और आपके मैगजीन्स और उनके बारे में जो कटिंग्स थी वो सब निकली। सामान तो धीरे धीरे बढ़ते गए ना। नेताजी फैमिली का जो कहना है कि मैंने उन लोगों से बात की, उन लोगों का कहना है कि ये सारे फोटोग्राफ्स ये वगैरह तो कोई भेज ही सकता है यहाँ से। बिल्कुल ठीक बात है, मैं मानता हूँ सारी चीजें ऐसी थी कहीं ना कहीं से मैनेज की जा सकती थी, लेकिन उन्हीं की फैमिली के आप उस पर्सन से पूछे क्या उसने 40 साल की जिंदगी एक बंद कमरे में गुजार सकता है? ये एक आसान बात नहीं है। तो सिर्फ तो इस बात पे वही प्रश्न पे आते हैं कि आपका एक्सपीरियंस रवैया क्या कहता है कि क्यों वो ऐसे रहेंगे? उनको राजनीति से और बहुत सी चीजों से विरक्ति हो चुकी थी। देखिए आजादी की लड़ाई नेहरू जी ने भी लड़ी, गांधी जी के सहयोग से नेताजी ने भी लड़ी, लेकिन मकसद अलग अलग थे। नेहरू जी का जो था मकसद वो आजादी के साथ साथ सत्ता पाना था। उनकी लड़ाई का मेन मकसद जो था कि आजादी मिले और साथ ही साथ सत्ता मिले। और नेताजी का जो मकसद था वो केवल भारत मां की आजादी था। दोनों में फर्क है। राइट। सर यहाँ पे बहुत सारी चीजें फैजाबाद में आके और भी लोगों के पास क्या होता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके डेथ के बारे में जब बात होती है तो फैजाबाद में बार बार एक प्रश्न उठता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं उनका डेथ हुआ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं वो यहाँ से निकल गए थे। फिल्मों में किताबों में ऐसी बातें लेके बहुत कंफ्यूजन है। आपके पास इसके बारे में क्या डेटा है? ये बात मुझसे कई बार पूछी गई और सवाल इसलिए होता है कि वहां जो उनकी डेथ से जहां पे उनकी वो समाधि बनी है वहां क्वेश्चन मार्क लगा है डेथ की डेट में। वो भी मैं आपको आज बता देता हूं इस चीज के बारे में। देखिए कोई भी चीज में एक काम होता है, टीम स्प्लिट होती है, उसके अंदर टीम होती है, मिलकर लोग काम करते हैं। तो हमारे साथ भी एक सज्जन थे जो हमारी टीम में शामिल थे जब समाधि बन रही थी, वो वहां बनाई जा रही थी। पहले तो कुछ हुआ नहीं, वहां पे खाली 2 पत्थर रखे थे वहां पर। कई वर्षों तक रखे रहे, फिर बाद में उसको लगा पत्थर भी हट जाएंगे तो कोई ये स्थान ऐसा है कि एक आज नहीं तो कल ये एक मंदिर की तरह पूजा जाने वाला स्थान ही है। तो जाके फिर मैंने वहां पर वो समाधि का निर्माण करने के बारे में सोचा। तो उस पर जब पत्थर लगने की बात आई तो वो सज्जन जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बिल्कुल उन्होंने हाथ पे जोड़ दिया कि साहब नेताजी वो भगवान जी अभी जीवित हैं, वो कहीं गए हैं, वो आएंगे, इसलिए आप उनकी मृत्यु की डेट मत डालिए। ये बिल्कुल वो डिटरमिनेट हो गया कि नहीं साहब उनके आप डेथ की डेट मत डालिए, वो आएंगे, वो भी फिर आएंगे और आने के बाद बहुत सी चीजें होंगी दुनिया में। तो मैंने उनकी बात का सम्मान करते हुए वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लेकिन पीछे जो होर्डिंग लगी हुई है आप देखिएगा, उसमें उनकी डेथ और बर्थ दोनों चीजें लिखी हैं, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो बात यह आती है कि उनकी डेथ के बारे में वो 40 साल तक जहां जहां भी रहे, जो उनकी चीजें थी उनसे बहुत प्यार करते थे। वो एक भी सामान उनका कहीं यहां से वहां नहीं जा सकता था, कहीं भी रहे वो। और जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए
तो एक सुई के बराबर चीज जो उन्होंने छोड़ी नहीं वहां पर, सारा सामान में तोड़ के ले गए, अपनी बिलोंगिंग्स इतना उनको प्यार था। तो जो आदमी जिस चीज को 40 साल तक कैरी कर रहा है, वो एकाएक उसको छोड़ के क्यों चला जाएगा? तो आप खुद क्या मानते हैं? मैं पूरी तरह से मानता हूं कि जो भी व्यक्ति थे वो, जिनको भगवान जी हम लोग कहते हैं, उनकी डेथ ही राम भवन के उस पोर्शन में हुई जहां वो रहते थे। उनका क्रमिशन हुआ पूरा। वो दिन जब ये 1985 16 सितंबर आप यहाँ थे? हाँ थे, लेकिन आपने सामने से कुछ देखा नहीं? मैंने बताना कि उसको सामने से कुछ नहीं देखा, और सामने से देखने का कोई मकसद भी नहीं था। लेकिन 13 लोग तो देखे। 13 लोगों ने क्या देखा? देख के क्या बताया? जिन्होंने देखा उन्होंने क्या बताया देख के? बहुत सारे लोग तो ये कहना है कि हमने फेस देखा है। और मैं आपसे फिर भी बात कर रहा हूं, नेताजी का जिसको भी याद है, आपको या हमको या किसी को भी, उनको वही याद है उनका वर्दी पहन के सैल्यूट करता हुआ फोटो। अब 40 साल बाद किसी की डेथ बॉडी देख के आप बता सकते हैं कि आदमी कौन है ये? लेकिन जो लोग हर रोज देखते थे उनको हर रोज कौन देखता था? कोई नहीं देखता था। 13 लोग कौन कौन थे? कोई नहीं देखता था हर रोज। हर रोज केवल उनके साथ जो सरस्वती देवी रहती थी, केवल वही थी जो उनके साथ देखती थी, बाकी कोई उनको नहीं देखता था। जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मिश्रा लास्ट में जो कह गए, तो आपको क्या लगता है ये उसका कारण क्या हो सकता है? क्या कह गया डॉक्टर मिश्रा? वो बॉडी उनका नहीं है, ये अलग से बॉडी थे, ये उनका कहना था लास्ट इंटरव्यू में। मैं तो यहीं रह रहा था, मैंने तो सब कुछ देखा है। अगर बॉडी उनका नहीं था तो बॉडी आई कहां से वहां तक? मेरे कैंपस में बॉडी कहां से आई वो तो मुझको मालूम होना चाहिए कम से कम ये। अच्छा। और उसके कहने के पीछे क्या रीजन था तो सिर्फ वही बता सकते हैं। मैंने कहा ना कि उनकी स्पिरिचुअल पावर के बारे में बिना जाने, बिना उसकी गहराई को समझे कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान जी फिर आएंगे, इसके बारे में हाँ, क्या? बहुत लोग कहते हैं इस बात को, लेकिन मैं नहीं मानता हूं ना। कुछ भी थे, अगर थे तो इंसान ना। भगवान जी उनका नाम था, भगवान नहीं थे वो, दोनों में फर्क है। भगवान राम भी आए यहां पर, लेकिन वो भी एक उम्र लेके आए थे, अमर होके नहीं आए थे। उन्होंने भी अपना अंतिम जो समय था गुप्तार घाट पर ही उनका उन्होंने जल समाधि ली थी। तो चाहते तो भी इतना 100, 150, 200 साल तक जीवित रहते, लेकिन जब इंसान के रूप में आए हैं तो इंसान के रूप में जाना भी है उनको। भगवान जी की उम्र आप जोड़ लीजिए उस समय क्या हो गई होगी, 90 के आसपास इनकी उम्र हो गई थी। एक इंसान ही तो थे, आम इंसान नहीं थे, इंसान तो थे। गुप्तार घाट कोई क्रिमेशन ग्राउंड नहीं है, तो वहां पे क्यों? पूरे शासन प्रशासन की जानकारी में सब हुआ ये। उस समय जो यहाँ पर कमिश्नर थे कमल टावरी साहब, डीआईजी थे अजय राज शर्मा साहब, कलेक्टर थे यहाँ पर इंदुभूषण पांडे जी, इन सब लोगों की जानकारी में थी। सब लोगों का कैंप ही हमारे घर के सामने सर्किट हाउस है, सब लोगों का कैंप ही लगा हुआ था। सब लोग लगातार ही बने रहे, सब चीजों को पता करते रहे, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है, कब क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते थे कि आप आज जाइए वहां पर, गुप्तार घाट में कोई कमीशन करने की हैसियत नहीं है हमारी आपकी, लेकिन वहां पर उनका कमीशन हुआ। पुलिस वहां मौजूद थी, एक डिस्टेंस बना के मौजूद थी वहां पर पुलिस। अच्छा। लेकिन किसी ने कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे बाहर से भी बहुत सारे ऑफिशियल्स यहाँ पे आते थे और यूपी के सीएम भी मिले थे शायद अलग जगह पे। तो इस बारे में आपके इसके बारे में, सीएम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन ये कि संपूर्णानंद साहब जब यहाँ पर थे उस समय इनके उनसे संपर्क रहते थे। अच्छा। और कुछ चीजें इनको साधना के लिए वो प्रोवाइड करवाते थे। अच्छा। क्योंकि इन्होंने 40 साल तक किया ही किया, इन्होंने केवल साधना, काली माँ की पूजा और आध्यात्म, सिर्फ यही करते रहिए। इसी में उन्होंने पूरा जीवन अपना दे दिया। आप जो ये रामकथा संग्रहालय है, यहाँ पे जो चीजें भगवान जी की अभी हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रमाण स्वरूप है? देखिए, वहां पर जो चीजें रखी हैं, जो हमारी रिट के उसमें आदेश हुआ था माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ का, उसको उन्होंने कहा था कि सारे सामानों को एक म्यूजियम बनवा के उसमें रखा जाए और संरक्षित एवं प्रदर्शित किया जाए। ये उनका आदेश था। ये फिर एक कमेटी बनी जिन्होंने न जाने क्या सोच के 2760 आर्टिकल में से केवल 427 आर्टिकल्स निकाले कि इन चीजों को वहां पर प्रदर्शनी में रखा जाए।
लेकिन जिस चीजों के ऊपर रिसर्च हो सकती है अभी भी सारी की सारी चीजें ट्रेजरी में रखी हुई हैं। अच्छा, बुक्स रख दिया गया है, इंडो चाइना वार के ऊपर बुक रखी है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में बुक है। बुक इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक इंपॉर्टेंट इसलिए कि कौन वो साधु सन्यासी था जो इस तरह की बुक्स को पढ़ता था, ये इंपॉर्टेंस है उसकी। लेकिन बुक्स के अंदर जो फुटनोट्स लिखे हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि किस लेवल का आदमी किस चीजों के बारे में लिख सकता है। अगर कोई आर्मी का टॉप लेवल का ऑफिसर कोई चीज लिख रहा है कि हमने इस तरह से आक्रमण किया सेकेंड वर्ल्ड वार में, या हमने इस तरह से अटैक किया, उसके ऊपर कोई कमेंट लिख रहा है कि नहीं गलत किया, ये आपको इस तरह से करना चाहिए था, तो इसका मतलब कि वो इनसे ऊपर जानकार है, वो तब ऐसी चीजें लिख रहा है। तो उनकी इंपॉर्टेंस है, रिसर्च के लिए वो चीजें चाहिए कि किस लेवल का आदमी किस लेवल के आदमी के ऊपर कमेंट लिख सकता है अपना। सर, नेताजी को लेके अभी जो उनके परिवार है उनका थोड़ा रवैया चेंज हो गया कि वो लोग अभी पहले तो मानते नहीं थे प्लेन क्रैश की थ्योरी, अभी वो लोग कह रहे हैं कि हाँ प्लेन क्रैश में उनका डेथ हो गया है। और ये भगवान जी का जो किस्सा है वो बनी बनाई है। जो लोग पहले जाते थे बाद में क्यों बोले, पहले क्यों नहीं बोले उसके बारे में, अभी क्यों बोल रहे हैं, उनका रवैया यही है कि इसके बारे में वो लोग कुछ मानना नहीं चाहते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब उनकी डेथ के बाद 28 दिसंबर को जब उनकी भतीजी ललिता बोस आई थी और उन्होंने बहुत अनमने मन से आई थी वो कि भाई कहाँ यहाँ तुम लोग बोलते हो नेताजी रहता था, कहाँ रहता था, कैसा झूठ बोलते हो सब लोग, वो यहाँ कहाँ, फैजाबाद से क्या मतलब उसका। फिर जब गए कलेक्टर से मिले यहाँ पर, उन्होंने अलाउ किया सामानों को देखने के लिए। तो सामानों को देखने के बाद जब उनकी फादर की लिखी एक रिपोर्ट मिली यहाँ पर, जिसके ऊपर बंगला में लिखा हुआ था प्रिय देवर को शुभ आशीर्वाद के साथ, उनकी मम्मी ने लिखी थी। तो ललिता बोस जी ने कहा तो मेरी मदर की हैंडराइटिंग है। और उस हैंडराइटिंग को और उस बुक को देखने के बाद उनका रवैया बदल गया। मतलब वो वहीं एक तरह से लिटरली कह लीजिए गिर गई या बैठ गई जमीन पर और दीवारों पे अपना सर पटकने लगी कि भाई कितना गजब हो गया, ये तो मेरे चाचा थे, ये तो मेरे काका थे, और इनको तो हम पूरा देश भर में ढूंढते रहे, नहीं मिले। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि फैजाबाद जैसी जगह पे आकर रहेंगे ये। उसके बाद जब वहां से हट के आए, कुछ पत्रकार लोग भी आए उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो उनकी 16 सितंबर को डेथ हुई है, 18 तारीख को उनका क्रिमेशन हो गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर बीत गया, आप दिसंबर के लास्ट में आ रही हैं, आप पहले क्यों नहीं आई? तो उन्होंने कहा कि जो भी देश की सरकार है, इसने हर 2, 3, 4 साल बाद नेताजी को कहीं ना कहीं मारा है। चाहे वो शौली मारी बाबा के रूप में मारा हो, चाहे वो कहीं कि हाँ साहब ये लद्दाख में रह रहे थे, कोई सज्जन थे वो अपने आप को नेताजी बताते थे, वहां पर हो, चाहे वो शिमला के पास कभी कभी निकला कि हाँ साहब वहां कोई सन्यासी रहते हैं नेताजी के रूप में, वहां हो। इस तरह हर 3-4 साल बाद कहीं ना कहीं ऐसी रूमर फैलती रही सरकार में, और उनका कहानी धीमे धीमे ऐसी खत्म होती गई। तो उसी में जब अयोध्या के फैजाबाद की बात जब आई थी कि साहब फैजाबाद में रह रहे हैं, तो हम लोग को यकीन नहीं हो कि फैजाबाद ऐसी जगह पर क्यों रहेंगे। लेकिन आज जब मैं सामने आई हूं, अब सारे सामानों को मैंने देखा है, तो मैं पूरी तरह से कन्फर्म हूं कि हाँ साहब वो मेरे काका ही थे, और मैं जा रही हूं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। तो चीजें सब वही थी जो आज हैं। ग्लास में पानी आधा रखा है, देखने का नजरिया आपका क्या है कि आधा ग्लास खाली या आधा ग्लास भरा है। इनका परिवार कई टुकड़ों बटा हुआ है, और हर परिवार के इतने टुकड़े हैं, सबने यहाँ पे केंद्र सरकारों से शुरू से आज तक लाभ ही लाभ लिया है। तो किस मुंह से कह सकते हैं कि साहब नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, या गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे? क्यों नहीं आते फैजाबाद, आके देखें और परखें हकीकत को, क्या था, कितनी दूर है कलकत्ता से, या उनके परिवार के लोग जो रहते हैं उनसे फैजाबाद आना, वहां से यहाँ पर जो सामान रखा है कोर्ट का आदेश, आके देखें उनको सामानों को, जो सामान ट्रेजरी में रख, कभी कोशिश तो करें इस बात की। वो लोग बैठे बैठे खाली कह देना कि नहीं साहब नेताजी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है, इसका क्या मतलब है? मैं उनके परिवार के आने खर्चा दूंगा, वो आके एक बार देखें सामानों को देखने के बाद डिनाई करें कि हाँ साहब ये नहीं है। एक जिसकी आंख ना, वो भी इंसान अगर सामानों को देखेगा तो बता दे कि हाँ साहब सामान किसके हैं ये।
सुरेश बोस के साथ लिंक था, मैंने सुना था, लेकिन सुरेश बोस कभी यहाँ पे आए नहीं आए। लेकिन सुरेश अगर आए भी होंगे तो साइलेंट आए होंगे मिलके। भाई बहुत लोग आए चले गए। प्रणब मुखर्जी साहब के बारे में कहा जाता है, उनसे मैंने पत्र लिख के पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। मैंने बार बार उनको पत्र लिखा। हमने कहा भाई यहाँ मालूम हुआ है कि आप आए थे उनसे मिलने के लिए, आप कम से कम हाँ ना कुछ तो बोलिए। कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह बहुत लोग आए, उनसे मिलके चले गए। अच्छा, आपके इस घर में आए हमसे पहले। जब वो लखनऊ हाता में रहते थे वहां भी लोग आते थे, ब्रह्मकुंड में रहते थे वहां भी लोग आते रहे होंगे, जैसा मुझको लगता है। कहीं क्या सुभाष चंद्र बोस, अगर गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस है, भगवंत जी सुभाष चंद्र बोस है, परिवार के साथ वो संबंध नहीं रखना चाहते थे, ऐसी कुछ बात सामने आई है? वो बिल्कुल भी किसी से नहीं मिलना चाहते थे, परिवार के साथ, चाहे परिवार हो या कोई हो। अच्छा, कभी उन्होंने मिलने की कोशिश नहीं की इस बारे में। अभी कभी भी उन्होंने अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हमारे के जो लोग, हमारे 8-10 लोग हैं, उसी में से जो लोग थे, अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो उसी में कई लोग ऐसे थे जो छूट जाते थे, जिनको मालूम नहीं चल पाता था कि कहाँ गए, कैसे गए। महीनों बाद उनको खबर मिलती थी, क्योंकि भगवान जी नहीं चाहते थे कि वो हमारे पास आए। वो कहते थे, सब चिट्ठी में लिखते थे, योर डेड मैन, खुद को एक जिंदा भूत कहते थे। हाँ। इसका मतलब क्या निकलता है? वो अपने आप को बिल्कुल समाज से, दुनिया से अलग मानते थे कि अब मेरी जब तक सांसें चल रही तब तक मैं इस धरती पर हूं, वरना मैं इस धरती से कट चुका हूं। अब मेरी किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था जहां पे एक फ्रीडम फाइटर बिमल नंदी उनके नाम थे, वो बाबा जी से मिलते थे। उनका कुछ चिट्ठियां मिली थी और उनके भतीजों को बता के गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था ये सब बातें किसी को कहना नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं कि मेरे डेथ के बाद ये सब किसी को जाके कह दो। वो वर्धमान में रहते थे, तो उनकी चिट्ठी में एक बात सामने आई कि भगवंत जी ये चाहते थे कि इंडिया में आना, मकसद यही था कि वो इंडिया की मिट्टी मरने के लिए, वही उनका मकसद था। आपको क्या लगता है कि ये पूरी तरह से सच है ये? और अयोध्या जैसी जगह पे आके उनका शरीर छोड़ना, ये भी आपने बहुत बड़ी बात है। ये पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, वो पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, उनके फॉलोअर्स थे। एक वही व्यक्ति हैं जो कि इनकी डेथ के बाद आज तक जिनको लोग पूजा करते हैं और कहते हैं इस बात को, आज की जनरेशन भी कहती है कि हमको आजादी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहा है। आपको क्या सही में लगता है कि अगर भगवंत जी सामने आ जाए तो जो आज गवर्नमेंट कह रहा है कि आरटीआई के रिप्लाई में ये सब कुछ हो जाता? नहीं, मुझको इस पे इतना है कि वो आजाद हुए बहुत दिन हो गया हम लोगों को, और अब वो भारत नहीं है जो पहले भारत हुआ करता था। अब के भारत में, पुराने भारत में बहुत फर्क आ चुका है। अच्छा। हम आपके भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं कि ये राज दुनिया के सामने आएगा और इसी सरकार में आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी सरकार नहीं जो इस राज को दुनिया के सामने ला सके। कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब कुछ किया दिया कांग्रेस का ही है। रामकथा संग्रहालय, मैंने सुना है कि बहुत सारे पेपर्स में आया कि वो अभी यहाँ पे जो राम मंदिर बन रहा है उनके ही अंश होने जा रहे हैं, तो इस बारे में आप तो इसके ऊपर बहुत जानकारी है कि आपने ये संभाल के रखा है, तो क्या अभी न्यूज़ क्या है एक्चुअली? देखिए, मेरी ही रिट के ऊपर यह आदेश हुआ था कि सारे सामानों को एक म्यूजियम में रखा जाए। म्यूजियम में रखा हुआ है। यहाँ राम जन्मभूमि से संबंधित भी बहुत से सामान ऐसे हैं जिनको भी किसी म्यूजियम की तलाश है, उनको रखा जाना है। तो जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, इसने सरकार से कहा कि ये म्यूजियम अगर मुझको दे दिया जाए तो मैं अपने सामानों को भी उसमें संरक्षित कर सकता हूँ। तो इस पे विचार चल रहा है। सरकार देखिए क्या फैसला लेती है। अभी दिया नहीं गया है। अच्छा, अभी दिया नहीं गया है। अच्छा, अब इस पे विचार चल रहा है कि क्या इनको दिया जा सकता है, क्योंकि विदेशों में ऐसा देखा है, मैंने सुना है कि तमाम जितने म्यूजियम्स वहां पे हैं, वो ज्यादातर म्यूजियम वहां पर ट्रस्ट के ही पास हैं। अच्छा, वो उनकी देखभाल ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये हो सकता है कि यहाँ भी ट्रस्ट को दे दिया जाए। लेकिन वहां पे जो इम्पोर्टेंट सामान हैं ये तो नहीं, ये चीजें जो है ये तो गवर्नमेंट को पता है कि वो सारी चीजें जो भी हैं वो हाई कोर्ट के आदेश से रखी गई हैं, तो गवर्नमेंट उसकी चिंता करेगी। अच्छा, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसे सामान हैं जो इन फ्यूचर कुछ बड़ा, कुछ धमाका कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर इस राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर आएगा तो मंदिर की बात अलग है, लेकिन ये तो भगवान जी नेताजी का सामान है। नहीं, तो वहां पे जो म्यूजियम में 2 गैलरीज हैं जिसमें गुमनामी बाबा के सामान रखे हैं, वो बंद रहेंगे। अच्छा, आज भी बंद है।
कल जब ये ट्रस्ट के पास चला जाएगा तभी बंद रहेंगे। आपको क्या लगता है ये खोल क्यों नहीं रहे? अभी तो सरकार का विषय है। अच्छा, ये सरकार का विषय है। आपको लगता है कि सरकार इस बारे में अभी भी बहुत सोच के चल रहे हैं? बहुत बिल्कुल सोच के चल रहे हैं। इतना गंभीर मसला है जिसपे 40 साल से आज तक हम लोग हमारी सरकार को निर्णय नहीं ले पाई है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो इसकी गंभीरता तो सभी परिचित है। लेकिन अगर ये राम मंदिर में आ जाए तो आपको क्या लगता है ये फ्यूचर में ये सेफ रहेंगे? नहीं, अभी तो बहुत से सामान उनके हैं जिनके लिए मैं रेट करने जा रहा हूँ। भाई हाईकोर्ट का जो आदेश था वो ये था कि सारे सामानों को एक संग्रहालय में रखा जाए। तो 2760 आर्टिकल्स में से केवल 427 आर्टिकल्स गए हैं, बाकी सारे सामान तो भी वहां पड़ रहे हैं। अच्छा, हमको उन सामानों की चिंता है। तो मैं तो फिर हाईकोर्ट जा रहा हूँ कि हाँ भाई उन सामानों को आपने जो आदेश किया था उनका कंप्लायंस नहीं हो पा रहा पूरा, बाकी सामानों को रखने की व्यवस्था भी की जाए ट्रेजरी में जो है। तो जो ट्रेजरी में रखा है सामान। अच्छा, लेकिन वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा उसके बाद से, जब ये राम मंदिर में आ जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होना एक अलग बात है, गवर्नमेंट का संरक्षण होना एक अलग बात है। गवर्नमेंट जो भी होगा वहां पर, ट्रस्ट जो भी आज की तारीख में जो ट्रस्ट है वो गवर्नमेंट की देखरेख में तो है वो। अच्छा, इंटरव्यू खत्म करेंगे, आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहेंगे कि बहुत सारे रिसर्चर्स आपके पास हर रोज आते हैं, हर साल आते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। अभी इन कुछ सालों में, 10-15 सालों में इसमें बहुत बदलाव आया है, लोग को बहुत कुछ पता चला है, लोग भी अभी आने लगे हैं, पूछने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि अभी लोग ये मानने लगे हैं, ये जानने लगे हैं कि हाँ भगवान जी गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है? आप लोगों ने क्या ये लोगों को समझाने में आखिर में ये आपका सक्सेस मिला है कि वो क्या सोचते थे और वो क्या आप लोगों ने स्टिल वो रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, अगर किसी ने इंटरेस्ट लिया है इस विषय में और वो उसने जानने की कोशिश की है ये कौन थे, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, बहुत से अधिकारी आते हैं मेरे पास, वो राह चलते पूछा चल भाई कौन थे वो, तो मैं भी कह देता हूं मुझको भी नहीं पता कौन थे, जांच चल रही है, जब मालूम हो जाएगा तो आपको मालूम होगा, हमको मालूम होगा। लेकिन कभी कभी लोग बहुत ही गंभीरता से आते हैं और जानना चाहते हैं कि भाई क्या कहानी क्या थी पूरी है, और जब बातें करते हैं तो उसके बाद 100% में लोग कन्विंस होकर जाते हैं कि नहीं साहब इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ये सब हवा में ही नहीं है, कुछ ना कुछ है जरूर इसके। तो लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या कह रहे हैं? लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे एकदम आखिर में? नहीं, लोगों को हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लोगों को सिर्फ यही जानना चाहिए, लोगों को जानने का पूरा अधिकार है कि जो भी गुमनामी बाबा के रूप में फैजाबाद में रह रहे थे, जिनकी कहानियां पूरे देश में विदेशों में जा रही कहानियां, कौन थे कौन नहीं थे, ये उसके बारे में एक सत्य उजागर होना चाहिए कि आखिर वो कहानी क्या थी, ये दुनिया के सामने आनी चाहिए। थैंक यू सो मच शक्ति सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए आए बोस के साथ। शक्ति सिंह, একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা স্যার যিনি বললেন যে নেতাজি পরিবারের লোকজনের অ্যাটলিস্ট একবার অন্তত এখানে আসা উচিত। এখানে ট্রেজারি বলুন বা রামকথা সংগ্রহালয় যেখানে ভগবানজির জিনিসপত্র রয়েছে, একজন পরিবারের সদস্য, এমন একজন মহান নেতা যার সম্পর্কে সামান্য তথ্য যদি কারো পরিবারের পিতা বা তার পূর্বপুরুষের থেকে থাকে, যিনি যার সম্পর্কে কোনো খবর কোনোদিনও পাওয়া যায়নি, আর সেটা তার পরিবারের লোক নিশ্চয়ই একবার এসে খুঁজে দেখবেন। ললিতা বোস এসেছিলেন এক সময়, পরবর্তীকালে জয়ন্তী রক্ষিত এসছেন, বাট বৃহত্তর পরিবার কখনো আসেননি বা তারা খুঁজে দেখার চেষ্টা করেননি। অনেকে বলেন যে এক সময় নেতাজি পরিবারের কিছু সদস্য এসেছিলেন কিন্তু তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যেটা মিস্টার সিং বলছেন যে একবার অন্তত আসুন, আমি নিজের পয়সা খরচ করে আপনাদের এখানে নিয়ে আসব, এগুলো দেখুন, দেখার পর আপনারা বলুন যে এগুলো আপনাদের দাদুর জিনিসপত্র কিনা, তারপর যা বলার বলবেন। আজকে এখানে অনুষ্ঠানটা শেষ করতে গিয়ে একটা কথাই বলবো, এই মানুষগুলো দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায়, এই ফৈজাবাদের মতন ছোট একটা শহরে নিশ্চয়ই কিছু মিথ্যা কথা বলার জন্য বসে নেই। এই মানুষগুলো এমন কিছুকে সংগ্রহ করে নিজের সঙ্গে রেখেছেন যেগুলো একটা ইতিহাস, যেটা একটা অভিজ্ঞতা। এনাদের ব্যক্তিগত জীবনে কিছু যায় আসে না এগুলো নিয়ে। এনারা শ্রদ্ধা করতেন ভগবানজিকে, গুমনামি বাবাকে ভালোবাসতেন, সেই শ্রদ্ধা ভালোবাসা নিয়ে এনারা নিজেদের জীবন কাটাচ্ছেন, এর বেশি কিছু নয়। কমিশন গঠন হয়েছে, এনারা গিয়েছেন, এনারা তথ্য দিয়েছেন, বাকি ওনারা একটাই কথা বলছেন যে लोगों को कुछ नहीं हमें कहना है, अगर सब कुछ मानना है तो यहाँ पे आके देखिए, देखने के बाद आप लोग जो कहना है कहिए।
থ্যাংক ইউ সো মাচ এই অনুষ্ঠানটা আরেকবার দেখার জন্য। আর নেক্সট এপিসোডে শক্তি সিংজির সঙ্গে আমি যাব, আপনাদের দেখাবো সেই জায়গা যেখানে গুমনামি বাবা অর্থাৎ ভগবানজি ছিলেন, ওনার এই রাম ভবন, সেই জায়গায় যেখানে 1982 থেকে 1985 পর্যন্ত 16 সেপ্টেম্বর ভগবানজির প্রয়াণ হয়েছিলেন। উনি তো তাই বলছেন আমাকে। আমরা সেই জায়গাটা দেখাবো। আপনারা প্লিজ দেখতে থাকুন আই এম বোস। নেক্সট এপিসোডে প্লিজ অপেক্ষা করুন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।